हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक है इंडिया फिजिकल ज्योग्राफी का द ग्रेट प्लेन ऑफ नॉर्थ इंडिया। लास्ट वीडियो में हमने हिमालयन माउंटेनस रीजन को डिटेल में डिस्कशन किया था। आगे भी हम इसी तरह से वीडियोस बना के आपको शेयर करते रहेंगे, लेकिन आप भी इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, जिससे हमारा उत्साह बना रहे और हम आपको वीडियोस भेजते रहें। ये टॉपिक आईएएस पीसीएस के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ ही नेट जेआरएफ और अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इस टॉपिक में हम सबसे पहले ग्रेट प्लेन ऑफ नॉर्थ इंडिया का मैप ड्रॉ करेंगे और एक फॉर्मेटिंग करेंगे, फिर उसी के बेस में हम इस चैप्टर को डील करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जम्मू कश्मीर का मैप है। ये पंजाब, राजस्थान, ये रन ऑफ कच्छ और ये काठियावाड़ पेनिनसुला। बस इसको यहीं तक लेते हैं, फिर कोस्टल प्लेन्स बाद में डील करेंगे। सिक्किम, भूटान और ये अरुणाचल प्रदेश, ये नागालैंड, मणिपुर और ये मिजोरम, ये यहाँ त्रिपुरा और ये मेघालय, और यहाँ नैरो हो जाता है ग्रेट प्लेन ऑफ नॉर्थ इंडिया। फिर वेस्ट बंगाल गए, ये गंगा डेल्टा और ये वेस्ट बंगाल का प्लेन, ये राजमहल पहाड़ी तक पहुंच जाते हैं। इसकी उत्तरी बाउंड्री शिवालिक माउंटेन रेंज है और इधर से दक्षिणी ये अरावली माउंटेन्स स्टार्ट होती है, फिर दिल्ली तक जाती है। उसके बाद ये बुंदेलखंड पठार, विंध्य माउंटेन्स और फिर ये छोटा नागपुर पठार होते हुए राजमहल पहाड़ी पहुंच जाती है। तो जैसा हम देख रहे हैं, ये ग्रेट प्लेन ऑफ नॉर्थ इंडिया है। ये विश्व का सबसे बड़ा जलोढ़ मृदा निर्मित मैदान है। वैसे तो मैदान बहुत से हैं, लेकिन इतना बड़ा जलोढ़ मृदा से निर्मित मैदान कोई नहीं है। ये असम का मैदान है। ये प्लेन हो गया। अब हम इसकी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन। किसी भी टॉपिक को स्टार्ट करना चाहिए तो इंट्रोडक्शन से ही, परिचय इसका। इसके बाद ओरिजिन, भूमिका, ओरिजिन यानी इसका उत्पत्ति। अब इसकी उत्पत्ति, फिर इसका फिजियोग्राफिक डिवीजन, यानी भौतिक विभाजन। अब इसे 4 भागों में डिवाइड करते हैं भौतिक आधार पर: भाबर, तराई, बांगर एंड खादर। तो सबसे पहले भाबर रीजन। यानी भाबर प्रदेश, देन तराई रीजन, यानी तराई प्रदेश, then Bangar region,
बांगर प्रदेश, इसे बांगर प्रदेश भी कहते हैं। और लास्ट में खादर रीजन या खादर प्रदेश। अब इसका सिग्निफिकेंस देखेंगे, यानी इंपॉर्टेंस क्या है। सिग्निफिकेंस यानी महत्व, ये डील किया गया। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में जैसा कि हम देखते हैं कि ये उत्तर में हिमालय माउंटेनस रीजन व दक्षिण में पेनिनसुलर प्लेटू के मध्य पश्चिम से पूर्व दिशा में विस्तृत विश्व का सबसे बड़ा जलोढ़ मृदा निर्मित मैदान है। इसका क्षेत्रफल करीब 7.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। ये वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में इंडस डेल्टा से लेकर गंगा डेल्टा तक करीब 3200 किलोमीटर की लेंथ में एक्सटेंडेड है, लेकिन यदि इंडिया में देखा जाए तो ये केवल 2400 किलोमीटर है। इसकी विड्थ वेस्ट से ईस्ट की ओर जाने पर कम होती जाती है। इसकी एवरेज विड्थ देखा जाए तो 150 से 300 किलोमीटर है। ये राजस्थान यानी पश्चिम में करीब 500 किलोमीटर है, प्रयागराज के पास 200 यानी 80 किलोमीटर, और राजमहल के पास घटकर, राजमहल पहाड़ियां हैं, घटकर 160 किलोमीटर रह जाती है। लेकिन वेस्ट बंगाल में अगेन ये बढ़ जाती है, यहाँ 460 किलोमीटर, और असम में घटकर ये 60 से 100 किलोमीटर रह जाती है। तो इस तरह विड्थ घटती है। अब हम देखते हैं कि इसे क्या कहते हैं। तो इसे इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इसका विकास इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र व उनकी ट्रिब्यूटरीज के द्वारा लाए गए सेडिमेंट्स के डिपोजिशन से हुआ है, इसीलिए इसको इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन कहते हैं। अब हम इसकी ओरिजिन पर डिस्कशन करेंगे। ओरिजिन क्या है, यानी आखिर इसकी उत्पत्ति हुई कैसे, विकास कैसे हुआ। तो विकास की दृष्टिकोण से देखा जाए तो पहले यहाँ एक टेथीस सागर था, जहाँ हिमालय है, यहाँ एक टेथीस सी था, जो उत्तर में अंगारा लैंड व दक्षिण में गोंडवाना लैंड प्लेटों के मध्य पूर्व पश्चिम दिशा में विस्तृत था। दोनों भूखंड समान ऊर्जा तरंगों के कारण एक दूसरे की ओर अग्रसर हुए। गोंडवाना लैंड प्लेट भारी थी, उसका नीचे की ओर सबडक्शन हुआ। अंगारा लैंड प्लेट हल्की थी, ऊपर की ओर आई। गोंडवाना लैंड प्लेट के छेपण यानी सबडक्शन के कारण एक अग्रखंड का निर्माण हुआ, इसे फॉरडीप कहते हैं। अग्रखंड का निर्माण हुआ और इस अग्रखंड में हिमालय और प्रायद्वीपीय पठार से नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों का जमा हुआ, जिससे उत्तर का विशाल मैदान बन गया। इस मैदान का विकास प्लीस्टोसीन से होलोसीन पीरियड में हुआ था। अब इसको हम डायग्रामेटिक वे में कैसे समझें। तो सपोज ये गोंडवाना लैंड है और इसे इंडियन प्लेट भी कह सकते हैं, और ये अंगारा लैंड है, इसे यूरेशियन प्लेट कह सकते हैं, और इनके बीच में एक टेथीस सी है, यानी गोंडवाना लैंड, अंगारा लैंड। इसको हमने क्या बताया, यूरेशियन प्लेट, और इसे इंडियन प्लेट कहेंगे, और बीच में एक टेथीस सी था। अब क्या होता है, एक और डायग्राम यहां बना के देखते हैं। जैसे ये गोंडवाना लैंड प्लेट है, ये नीचे की ओर इसका सबडक्शन हुआ, और इधर ये अंगारा लैंड प्लेट है, इधर से आई। अब इसमें ये शिवालिक, मिडिल हिमालय, ग्रेटर हिमालय और एक तिब्बत पठार कुनलुन बना। तो यहाँ जहाँ टेथीस सी था उस जगह फोल्डिंग हुई
जिससे टेथीस सी का सेडिमेंट और यूरेशियन और इंडियन प्लेट्स के अग्रभागों के रगड़ खाकर मुड़ने से हिमालय वलित पर्वत श्रेणी का निर्माण हुआ। ये ग्रेटर हिमालय है। ग्रेटर हिमालय और ये मिडिल हिमालय। और ये शिवालिक। अब ग्रेट प्लेन की बात आती है तो यहां पर जब गोंडवाना लैंड प्लेट यानी इंडियन प्लेट का सबडक्शन हुआ तो यहां एक फोरडीप का फॉर्मेशन हुआ। इसे अग्रखंड या फोरडीप कहते हैं। इसमें पेनिनसुलर प्लेटू से रिवर्स के थ्रू और हिमालयन माउंटेनस रीजन से रिवर्स के थ्रू सेडिमेंट्स लाकर डिपॉजिट किया गया, जिससे ये भर गया। तो जहां एक अग्रखंड बना था यानी फोरडीप बना था, उस जगह आज ग्रेट प्लेन ऑफ नॉर्थ इंडिया है। इसे क्या कहेंगे? ग्रेट प्लेन ऑफ नॉर्थ इंडिया। ग्रेट प्लेन जिसकी हम बात कर रहे हैं। यानी यदि हम ग्रेट प्लेन का आधार देखें तो इसका बेस क्या है? कॉम्प्लेक्स यानी जटिल आर्केनिकीन मेटामॉर्फिक रॉक्स है। इतना इसमें दबाव पड़ा, ऊपर से भी सेडिमेंट का और इधर से भी कंप्रेशनल फोर्स लगा कि ये काफी कुछ सेडिमेंटेशन, इसका मेटामॉर्फिज्म हो गया, यानी ये मेटामॉर्फिक रॉक्स में कन्वर्ट हो गया है। यानी उत्तर के विशाल मैदान का बेस क्या है? तो आर्केनिकीन जटिल चट्टानें। यदि इसकी गहराई देखा जाए तो मैक्सिमम गहराई 6100 मीटर है, जिसका पता सीज्मिक वेव से लगा है। लेकिन इसकी गहराई अलग अलग है, कहीं पर 100 मीटर, कहीं 200 मीटर, कहीं 1000 मीटर, कहीं 2000 मीटर। हर एक जगह इसकी डेप्थ वेरी करती है। यदि हम ग्रेट प्लेन में देखें तो यहां आपने एक चीज नहीं देखी होगी कि हिमालय सीज्मिक जोन में आता है, 5th जोन में आता है। लेकिन यहां तो बहुत ज्यादा अर्थक्वेक्स आती है, लेकिन अपने उत्तर की विशाल मैदान में अर्थक्वेक्स का इफेक्ट नहीं आता। अर्थक्वेक्स तो आती हैं लेकिन उनका ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। कारण इसका है कि ग्रेट प्लेन सेडिमेंट्री रॉक्स का बना हुआ है। ये सेडिमेंट्री रॉक्स मैट्रिक्स का काम कर लेती है, यानी जो हिमालय सीज्मिक वेव्स यानी अर्थक्वेक्स के कारण जो वेव्स जनरेट होती हैं उनको ये अब्जॉर्ब कर लेती हैं, यानी ट्रेमर्स को अब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसलिए अर्थक्वेक्स का इफेक्ट ग्रेट प्लेन में बहुत ही कम या ना की बराबर पड़ता है। ये हम लोग लकी हैं, नॉर्थ प्लेन में रहते हैं और इसका एडवांटेज भी मिलता है। थैंक्स गॉड एंड थैंक्स नेचर। अब हम आगे चलते हैं तो ग्रेट प्लेन के बारे में कुछ मत भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे इसमें वाडिया का मत है, तो वाडिया तो कहते हैं कि यहाँ एक डिप्रेशन था जिसमें दोनों ओर से नदियों के द्वारा लाया गया अवसादों का जमा हुआ और भर गया और ग्रेट प्लेन बन गया। यदि हम सर सिडनी बुरार्ड की बात करें तो सर सिडनी बुरार्ड कहते हैं कि यहाँ जब गोंडवाना लैंड प्लेट नॉर्थवर्ड मूव कर रही थी तो फॉल्टिंग हो गई, यानी 2400 किलोमीटर एक फॉल्ट बना। उस फॉल्ट में हिमालय और प्रायद्वीपीय पठार से नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों का जमा हुआ और उस फॉल्ट वैली के भरने के कारण ग्रेट प्लेन ऑफ नॉर्थ इंडिया बना। लेकिन हैल्डेन और ओल्डम इसे अस्वीकार कहते हैं ये बात सही नहीं है, क्योंकि यहाँ फॉल्टिंग के एविडेंसेस नहीं पाए जाते। यदि हम एडवर्ड स्विस की बात करें जो ऑस्ट्रियन जियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने बताया अंगारा लैंड प्लेट जब साउथवर्ड मूव कर रही थी, गोंडवाना लैंड नॉर्थवर्ड, तो इसके कारण एक फोरडीप का फॉर्मेशन हुआ, यानी गोंडवाना लैंड की ओर एक अग्रखंड का निर्माण हुआ और उसी में हिमालय से और प्रायद्वीपीय पठार से नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों का जमा हुआ और ये ग्रेट प्लेन बन गया। यही मत बाद में जियोलॉजिस्ट और जियोग्राफर्स भी मानते हैं। खैर, अब हम चलते हैं आगे, इसका फिजियोग्राफी डिवीजन डील करते हैं। तो फिजियोग्राफी डिवीजन में
भाबर रीजन सबसे पहले डील करेंगे, फिर तराई, फिर भांगर और खादर। तो भाबर रीजन क्या है? ये शिवालिक माउंटेन है। यदि हम देखें, ये शिवालिक माउंटेन रेंज है। शिवालिक से संलग्न करीब 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी पट्टी है, जिसका निर्माण हिमालय से लाई गई नदियों के द्वारा लाए गए कंकड़, पत्थर, बोल्डर, कोबल्स, पेबल्स, कांग्लोमेरेट्स इत्यादि के जमाव से निर्मित जलोढ़ पंखों व जलोढ़ शंकुओं के आपस में मिलने से हुआ है। ये जलोढ़ पंख और जलोढ़ शंकु क्या होते हैं? इसको हम बताएं, जैसे कि मान लिया ये स्लोपी रीजन है, ये नदी आ रही है ऊपर से, तो जब शिवालिक से नीचे की ओर नदी आती है तो हजारों किलोमीटर या सैकड़ों किलोमीटर दूरी से लाए गए कंकड़ पत्थर लुढ़कते लुढ़कते आते हैं और गोल मटोल हो जाते हैं, और वो जब नदी से नीचे गिरते हैं तो नीचे के भाग में जमा होते हैं। इनके छोटे छोटे पत्थर दूर की ओर और बड़े बड़े पत्थर ऊपर की ओर होते हैं। नदी कई शाखाओं में बढ़ जाती है, जैसे नदी डेल्टा, जिसे जलोढ़ पंख के नाम से जाना जाता है, एलुवियल कोन्स कहा जाता है। यही एक एलुवियल कोन जब दूसरे एलुवियल कोन से मिलता है तो दूसरा फिर तीसरे से मिलता है, तीसरा चौथे से मिलता है, तो एक भाबर पट्टी का निर्माण होता है। इस क्षेत्र में चूंकि नदियां इन कंकड़ पत्थरों के नीचे से होकर प्रवाहित होती हैं, इसलिए गायब सी प्रतीत होती हैं। हालांकि गायब नहीं होती, वहां जाओगे तो आपको पत्थरों के बीच से जल बहते हुए दिखाई देगा। भाबर क्षेत्र पोरस और परमिएबल भी होता है। भाबर क्षेत्र में नदियां गायब सिर्फ शीत ऋतु में और बरसात ऋतु के पहले ही होती हैं। इसके बीच में ही आपको नहीं दिखाई देंगी, लेकिन बरसात के दिनों में नदियां दिखाई देती हैं, यानी पानी बहता है। यहाँ घने जंगल पाए जाते हैं। ये भाबर पट्टी सिंधु नदी से लेकर तीस्ता नदी तक विस्तृत है, इसके आगे नहीं है। तो ये भाबर रीजन हो गया। हमने बताया कि यहाँ घने जंगल पाए जाते हैं, जंगल का क्षेत्र है। यहाँ जनजातियां भी पाई जाती हैं, पहाड़ी है, और जनजातियां। नेशनल पार्क्स भी कई हैं, जैसे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, ये सब भाबर पट्टी में ही आते हैं। आगे भाबर से नीचे आते हैं तो हमें मिलता है तराई क्षेत्र। ये तराई क्षेत्र है जो सिंधु नदी से लेकर ये अरुणाचल प्रदेश तक विस्तृत है। ये भाबर से संलग्न करीब 15 से 30 किलोमीटर चौड़ी पट्टी है। इस क्षेत्र में नदियां पुनः दिखाई देने लगती हैं, जो भाबर क्षेत्र में गायब हो गई होती थी और फिर से यहाँ दिखाई देने लगती हैं। ये दलदल भूमि क्षेत्र है। यहाँ ये स्वाम्पी मार्शी लैंड है। कहीं कहीं पे तो जल स्वतः ही बाहर निकलने लगता है, यानी वाटर स्पाउटिंग होती है, जिसे लोग पाताल तोड़ कुआं कहते हैं, यानी पाताल तोड़ कुआं या पानी स्वतः निकलने के कारण कहते हैं। तराई क्षेत्र घने जंगल वाला क्षेत्र है। यहाँ जनजातियां रहती थी, जैसे जौनसारी, बुक्सा, भोटिया, थारू, इन जनजातियों का क्षेत्र। लेकिन अब इन्हें जंगलों को काट करके कृषि योग्य भूमि में तब्दील कर दिया गया है। घने जंगल अब थे, वन्यजीव थे, वो खत्म हो रहे हैं। जब भारत और पाकिस्तान का डिवीजन हुआ तो पाकिस्तान से आए हुए बहुत से पंजाबी लोग इस क्षेत्र में बस गए और वो कृषि कार्य करने लगे। जैसे आप जानते हैं कि पंजाबी लोग कृषि कार्य में दक्ष होते हैं। इन लोगों ने इतनी अच्छी कृषि कार्य किया कि इसे ग्रीनरी बना दिया। उधम सिंह नगर, पीलीभीत, लखीमपुर, हरिद्वार, ये सब पूरा क्षेत्र है, यानी पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, इस तक तो जबरदस्त फर्टाइल रीजन है। यहाँ गन्ना, चावल, गेहूं, दलहन, तिलहन, अन्य फसलें बहुतायत में पाई जाती हैं। उपजाऊ मृदा क्षेत्र है। तराई से जैसे ही हम नीचे आते हैं, यानी पश्चिमी भाग में देखेंगे
तो यहाँ बांगर भूमि क्षेत्र है, इसे कहते हैं बांगर रीजन। तो यहाँ लिख देना चाहेंगे जिससे आपको पता चले। तो ये हो गया सबसे ऊपर भाबर रीजन, भाबर रीजन। इसके बाद फिर ये तराई रीजन। अब आते हैं बांगर रीजन की ओर, इसे कहेंगे बांगर। तो बांगर रीजन पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी और मध्यवर्ती उत्तर प्रदेश व राजस्थान में विस्तृत है। इसे राजस्थान में राजस्थान बांगर के नाम से जाना जाता है, और हरियाणा में इसे भिवानी बांगर कहते हैं, भिवानी बांगर। बांगर भूमि को ओल्डर एल्यूवियम या पुराना जलोढ़ कहते हैं। ये क्षेत्र बाढ़ से परे है, यानी यहाँ बाढ़ नहीं आती। जहां कहीं भी नदियों के द्वारा अत्यधिक अपर्दन हुआ है वहां कैल्केरियस नड्यूल्स पाए जाते हैं। उन कैल्केरियस नड्यूल्स जो बहुत ही गठीले होते हैं उनको कांकर भूमि कहते हैं, तो इसे कांकर भूमि कहेंगे। और ये अनड्यूरेटेड पार्ट है। यदि हम राजस्थान में देखें तो राजस्थान का जो पश्चिमी भाग है इसे मरुस्थली के नाम से जाना जाता है। यहाँ कहीं कहीं ग्रेनाइट, नीस व शेष चट्टानें दिखाई देती हैं। यहाँ पाए जाने वाले बालू के टीले, जिसे हम सैंड ड्यून्स या बरखान कहते हैं, उन्हें राजस्थान में धारियान के नाम से जाना जाता है। यानी सैंड ड्यून्स या बरखान को राजस्थान में क्या बोलेंगे? बालू का स्तूप को धारियान कहते हैं। और इसके पूर्वी भाग यानी अरावली और मरुस्थली के बीच का भाग उसे राजस्थान बांगर कहते हैं। यहाँ एक नदी बहती है जिसे लूनी नदी कहते हैं। लूनी नदी के दक्षिणी फर्टाइल लैंड को यानी फर्टाइल ट्रैक्ट को रोही के नाम से जाना जाता है। और जो ऊपरी भाग है ये सैंडी प्लेन है यानी बलुआ मैदान है, इसको कहते हैं थाली। तो क्वेश्चन आया कि थाली क्या है? तो सैंडी प्लेन है और रोही क्या है? फर्टाइल ट्रैक्ट है। मरुस्थली क्या है? ये राजस्थान के पश्चिमी भाग में विस्तृत थार मरुस्थल का वो भाग है जो मैदान के रूप में है और यहाँ बालू का स्तूप या बरखान पाए जाते हैं। अब हम आते हैं पंजाब। यदि हम पंजाब देखें तो पंजाब में सबसे पहले तो दोआब क्षेत्र देखते हैं। तो रावी नदी ये बॉर्डर बना रही है पंजाब और पाकिस्तान के बीच में। उसके बाद ब्यास नदी आगे जाके रावी में मिलती है। यहाँ पर ब्यास नदी तो सतलुज से मिलती है, ब्यास नदी सतलुज से मिलती है, यानी रावी और ब्यास के बीच का भाग इसे कहते हैं बारी। और सतलुज और ब्यास के बीच के भाग को, दोआब क्षेत्र को हम कहते हैं बिस्त। यानी बिस्त और बारी दोआब पंजाब में पाए जाते हैं, पश्चिमी पंजाब में, पश्चिमी उत्तरी। और इसका जो सतलुज नदी और घग्गर नदी के बीच का क्षेत्र है ये, इसको हम बोलते हैं मालवा मैदान। इट इज कॉल्ड एज मालवा प्लेन। फिर आते हैं तो पंजाब में कहीं कहीं पर 2.5 मीटर ऊंचे अपर्दित मिट्टी के टीले पाए जाते हैं जिसे धाया कहा जाता है। यानी 2.5 मीटर अपर्दित मिट्टी के टीलों को ढाया कहते हैं। और पंजाब के होशियारपुर जिले में ही करीब 150 किलोमीटर की चौड़ाई में सैकड़ों नदियां हैं जो हिमालय यानी शिवालिक से आती हैं। उन्होंने अवनलिका वर्धन किया है। तो इस अवनलिका वर्धित क्षेत्र को चॉर्स के नाम से जाना जाता है। यानी पंजाब के होशियारपुर जिले में गली इरोडेड रीजन को चॉर्स कहते हैं। ये कृषि के लिए अच्छा नहीं माना जाता, बेकार भूमि क्षेत्र है। हरियाणा में हमने बताया कि यहाँ भिवानी बांगर है। उसके बाद फिर उत्तर प्रदेश में आते हैं। तो उत्तर प्रदेश में हमें मिलता है रोहिलखंड का मैदान। ये मुरादाबाद बरेली क्षेत्र में है। इसको रोहिलखंड मैदान के नाम से जाना जाएगा, रोहिलखंड प्लेन। और इसी से संलग्न मैदान है जो घाघरा नदी द्वारा अपवाहित है। ये मध्य उत्तर प्रदेश में आता है। इसे कहेंगे
अवध का मैदान, इट इज कॉल्ड एज अवध प्लेन, लखनऊ अवध प्लेन क्षेत्र में आता है। तो ये बांगर भूमि क्षेत्र है, यहाँ सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध कराकर कृषि कार्य किया जाता है। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश ग्रीन रिवोल्यूशन का क्षेत्र है। अब आगे चलते हैं खादर भूमि। तो खादर भूमि ये पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार, पश्चिम बंगाल और असम में विस्तृत है। इसे नया जलोढ़ कहते हैं। खादर भूमि को नया जलोढ़ क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ प्रत्येक वर्ष नदियों के द्वारा बाढ़ लाई जाती है और नए जलोढ़ का जमाव किया जाता है। यहाँ की मृदा अत्यधिक बारीक कणों वाली है और यहाँ नमी की प्रचुरता होती है। मृदा में पोषक तत्वों की प्रचुरता होती है, इसलिए बहुत ही उपजाऊ मृदा मानी जाती है। खादर भूमि को पंजाब में वैसे तो ज्यादा बाढ़ नहीं आती, लेकिन सतलुज या ब्यास नदियों के द्वारा उसके दाहिने या बाएं किनारे पर थोड़ी बहुत बाढ़ आ जाती है, जिसे बेतलैंड कहते हैं। तो क्वेश्चन आया बेतलैंड क्या है? तो पंजाब में खादर भूमि क्षेत्र को बेतलैंड कहते हैं, BETLAND। उसके बाद खादर भूमि क्षेत्र में पश्चिम बंगाल में जहां नदियां पहले ओल्ड कोर्सेस हैं, यानी पहले बहती थी, लेकिन अब नदी ने अपना कोर्स चेंज के दूसरे क्षेत्र से बह रही है। तो उस निम्न भूमि क्षेत्र में जहां जल भराव हो जाता है उसे बील कहते हैं। यहाँ के लोग कृषि कार्य करते हैं, यानी धान की खेती के लिए जाना ही जाता है असम और वेस्ट बंगाल। तो कृषि भूमि क्षेत्र वाला यानी निचले भाग को बील और जो ऊपरी भाग है उसे चार कहते हैं। चार क्षेत्र चूंकि आसपास की जमीन से ऊंचा होता है, इसलिए वहां लोग सेटल करते हैं, यानी सेटलमेंट होता है, गांव वगैरह बस्तियां बस जाती हैं। तो यहाँ चार और बील यानी निचले भाग को बील और ऊपरी भाग को चार कहते हैं। तो ये खादर भूमि क्षेत्र है। अब हम आते हैं थोड़ा सा अन्य चीजें, जैसे भूर लैंड क्या होता है। तो भूर के बारे में हम जैसे जानते हैं कि ये क्वेश्चन IAS में आया था, इसलिए बताना जरूरी है। भूर तो उत्तर प्रदेश के यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गंगा दोआब क्षेत्र में पाए जाने वाले बालू के टीलों को, बालू और मिट्टी मिली हुई होती है, उनको भूर कहते हैं। यानी भूर लैंड्स आर द माउंट्स ऑफ सैंड सॉइल which are found in the western उत्तर प्रदेश बिटवीन गंगा एंड रामगंगा रीजन। कल्लर और रेत क्या होता है? ये तो वैसे सॉइल में हम पढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ जान लीजिए रेत कहते हैं। रेत क्या है? जहां कहीं वाष्पीकरण के कारण उप सतह के लवण सतह पर आकर जम गए हैं और मृदा सैलाइन या अल्कलाइन हो गई है, तो उसे रेत कहते हैं। उत्तर प्रदेश में इसे रेत कहते हैं, कहीं पे ऊसर भी कहते हैं, और कहीं थूर या कल्लर के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह ये उत्तर का विशाल मैदान हो गया। अब हम उत्तर के विशाल मैदान का महत्व तो देखते हैं, आखिर सिग्निफिकेंस क्या है। तो सिग्निफिकेंस में जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ सर्वाधिक उपजाऊ मृदा पाई जाती है, जिसे जलोढ़ मृदा कहते हैं। ये भारत की सर्वाधिक उपजाऊ मृदा है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी फसल वो पैदा हो जाती है। तो ये ग्रेनरी ऑफ इंडिया है। दूसरा, ये समतल भूमि क्षेत्र है, इसलिए यहाँ परिवहन की सुविधाएं, चाहे सड़क परिवहन हो या रेल परिवहन हो, नदी जल परिवहन हो, अच्छी तरह से विकसित है। यहाँ अर्बनाइजेशन बहुत ज्यादा है और इंडस्ट्रियलाइजेशन भी बहुत ज्यादा है। यही नहीं बल्कि भारत की सर्वाधिक जनसंख्या इसी क्षेत्र में निवास करती है। तो हम कह सकते हैं कि ये भारत का सबसे बड़ा ह्यूमन रिसोर्स है, जो इस ग्रेट प्लेन ऑफ नॉर्थ इंडिया में निवास करता है। यानी ग्रेट प्लेन ऑफ नॉर्थ इंडिया हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, नहीं तो इतनी अधिक जनसंख्या को भरण पोषण के लिए दूसरी जगह शायद नहीं होती। तो ठीक है, अब हमारा ये वीडियो है, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर आगे मिलेंगे।